बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, लेकिन सबसे पहले ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात हैं और उसके बाद जो अमेरिकी सदर की चीन रवानगी है उससे मुतल्लिक बात करते हैं। सबसे पहले रवानगी से पहले उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुआहदा ना करने पर ईरान को तबाह करने की धमकी दे दी है और कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान के हवाले से तफसीली बात करूंगा, मगर ये ना सोचें कि हमें ईरान से मुतल्लिक चीनी सदर की मदद की ज़रूरत है। ईरान के साथ सिर्फ वही मुआहदा करेंगे जो अच्छा होगा, ऐसा मुआहदा जो अमरीकी और हकीकत में ईरानी अवाम के लिए भी बेहतर होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान के मुज़ाकराती अमल को सराहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ भी की। इसी पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तजियाकार है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं ईरान के जवाब के बाद अमरीकी सदर हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। कल भी जिस तरह से अभी अली ने भी जिक्र किया, चीन रवानगी से कबल उन्होंने फिर ईरान से मुआहिदा ना होने पर तबाह करने की धमकी दी है। आपको इसकी क्या वजह दिखाई दे रही है? या इसका मकसद प्रेशर बढ़ाना है या फिर जो खुद उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से, उसको वो किसी तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं इस तरह के बयानात देकर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, दोनों तरफ है। ईरान में भी है, अमेरिका में भी है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने जो मतलूबा नताइश है, जो उनका फोकस है, देखें उठते बैठते वो बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउ ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर बम। तो फोकस उनका वहां पे है। ईरान का फोकस सोवरेनिटी ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सो दे आर पोल्स अपार्ट, हम ये कह सकते हैं जब बातचीत आती है, क्योंकि अब ईरान, अमेरिका समझता है कि ईरान ने जो पॉइंट्स अपने दिए हैं उसमें देयर इज नो मेंशन ऑफ न्यूक्लियर जो प्रपोजल या मीडिएशन की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा ये बाद में देखा जाएगा। सिर्फ और उनका अमेरिकन का डिफरेंट है। दैट्स वाई आप देख लें कि वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि हम वी आर बेटर ऑफ नॉट मेकिंग ए डील एट ऑल। एक तो ये चीज है, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिस है कि नेवल ब्लॉकेट वो इंटैक्ट रखेंगे। तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ ए कोल्ड वॉर टाइप चीज होगी, जो प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा, ईरान पे आइसोलेशन भी होगी। लेकिन इससे मुश्किलात दुनिया के बढ़ जाएंगे, जीसीसी कंट्रीज के बढ़ जाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, जिस तरह कीमतें सर्ज कर रही हैं, तो वो मसला होगा। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो 13 से 15 तक अमरीकी सदर वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर मौजूद होने की वजह से, चीन में मौजूद होने की वजह से जो कयास सराई की जा रही है वो ये कि इस मुज़ाकराती अमल को जानबूझ के तवालत दी गई, चीन पर भी कुछ प्रेशर्स बिल्ड करने के लिए, ताकि बात करने के लिए मुद्दा मौजूद रहे और फिर चीन से भी कुछ बातें मनवाई जा सकें। देखें, मेरा ख्याल में कि ईरान का मामला इन विजिट के दौरान यकीनन डिस्कस होगा, लेकिन अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जो इनके आपस के मसाइल ज्यादा है, जो स्पेशली इनकी ट्रेड के। क्योंकि बेसिकली इट इज देयर इज एन इकोनॉमिक वॉर बिटवीन चाइना और अमेरिका के दरमियान। और अमेरिका चाह रहा है कि जो चाइनीज का रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उनको मिल जाएं, और इसके साथ साथ वहाँ पे ताकि जो अंडरस्टैंडिंग उनकी हो, फैसिलिटेशन उनकी तरफ से वहां से हो। तो फिर चाइना फिर एट द सेम टाइम वो अमेरिकन चाहते हैं कि वो सोयाबीन उनसे ले लें, उनसे बोइंग तैयारे ले लें। 100-200 प्लस की बातें हो रही है। एट द सेम टाइम चाइनीज चाहते हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ अमेरिका से हो, और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं कि वो एट पार वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हो। फिर सेकंड मसला होगा सिक्योरिटी का, जो मसला है दैट इज मेजर इशू ऑफ ताइवान जो है, क्योंकि अमेरिकन वो गारंटर है ऑलमोस्ट ताइवान के लिए। दैट्स वाई $50 बिलियन के पहले वो वेपन दे चुके हैं, 14 बिलियन को फर्दर उनको दे रहे हैं। और थर्ड है कि चाइनीज किसी वक्त भी जाके उनको टेक ओवर कर सकता है, लेकिन ट्रम्प ने कहा था मेरे होते हुए ये नहीं करेंगे, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग है। सो वो उस पर होगा। तीसरी चीज आएंगे वो ईरान पे, लेकिन ट्रम्प देखें कि ट्रम्प के लिए इज्जत बेइज्जती वाली बात है। दैट्स वाई ही सेड कि हम उन्होंने कहा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे
कि वो करें, लेकिन हो सकता है बिहाइंड द सीन वो कहेंगे आप अपना इन्फ्लुएंस करें और ईरान को बताएं, क्योंकि चाइनीज वो समझते हैं कि बड़े स्टेक होल्डर है इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ चाइना का जो ऑयल है, जो या उनकी ऑयल के अलावा जो उनके अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए जिस तरह कंट्रीज जाती है, तो चाइना के लिए बड़ा मसला है फिर। तो दैट्स वाई वो चाहेंगे कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस ईरान पे करके कि एक रास्ता दरमियान में निकाले। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब रिसेंटली गए हुए थे और वो ऑलरेडी उनको ब्रीफिंग चाइनीज को दे के आए हैं, तो वो उनका भी है, लेकिन ईरानी समझते हैं कि कोई गारंटर हो लाइक रशिया और चाइना, लेकिन बिहाइंड द सी यकीनन चाइना सपोर्ट कर रहा है। जो चाइना ने पाकिस्तान को इंडोर्स किया तो उसका मतलब यह है कि वो दे आर ऑन बोर्ड, लेकिन मेरा ख्याल में स्टिल एक वन ऑफ द पॉइंट्स में जो ईरान वाला फैक्टर होगा, क्योंकि इससे अमेरिका के अंदर भी बड़े मसले आ रहे हैं, जी। जंग जारी है। आप तो देखें कि बजट की इंक्रीज की बातें हो रही हैं और फिर अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उनके पॉपुलरिटी की बात है, अमेरिका के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है जिसके अगेंस्ट है, तो यकीनन देखिए दैट्स वाई हम कहते हैं कि आप प्रेम दोनों चाहते हैं, दे वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो चाहते हैं कि जब वापस जाएं अमेरिका और अवाम पूछेंगे भाई आपने क्या अचीव किया है। अगर 2015 जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया उससे बढ़ के आपने क्या अचीव किया है। सिमिलरली ईरान ने चाहता है कि पब्लिक उनसे पूछे कि आपने टेबल पे क्या चीजें मानी हैं और क्या आपने क्या हमें लेट डाउन किया, तो बहुत मुश्किलात दोनों के लिए, यानी पीर देयरफॉर साहब दोनों चाहते हैं दोनों कि विन विन सिचुएशन चाहते हैं, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि दोनों को अपनी आवाम को भी जवाबदेह होना है। जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जितने फ्रस्ट्रेटेड सदर डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और उसके जवाब में जिस तरह से ईरानी क़यादत के कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, इब्राहिम रज़ाई जो है वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन ऑप्शंस में यूरेनियम अफजोदी 90% ले जाना भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा तंग किया गया तो ऐसा भी कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो आलमी सालसी अदालत में मुकदमा भी दायर कर दिया गया ईरान की तरफ से। आप इन नियर फ्यूचर हालात को कंट्रोल में आता हुआ देख रहे हैं या फिर सिचुएशन मजीद बिगड़ सकती है, जिस तरह के बयानात अभी हम दोनों जानिब से देख रहे हैं? रेट्रिक्स है, दोनों तरफ से रेट्रिक्स हैं, और फिर आप देखें कि 90% पे कोई अलाउ नहीं करेगा, और फिर ऊपर से आप ये भी देखें कि ट्रम्प ने ये भी कहा था कि उनकी जो स्पेस फोर्स है या इनके सैटेलाइट्स है दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग। जो चीजें ऑलरेडी थी वो इस्फहान, नेतांस या फर्दों में वो ऑलरेडी वो देखें दैट वो रबल के अंदर पड़ी हुई है, उनको अभी ढूंढना उसको निकालना भी एक बहुत बड़ा काम है। दैट्स वाई उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है या चाइना के पास है, वो उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा कि ईरान को देखें। अब यही नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम कभी किसी सूरत में ईरान को अलाउ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि जंग तवील हो ताकि उनको मजीद अपॉर्चुनिटी मिले, ईरान को डिस्ट्रॉय किया जा सके। दैट्स वाई देखें कि बहुत सारी कहानियां डेवलप की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान पर उन्होंने इल्जाम लगाया है सीबीएस को यूज किया गया है, ज़ायनिस्ट है, इजरायली फंडेड है। यही आपसे पूछना चाह रहा था, सेनेटर लिंडसे ग्राहम का भी बयान आया है कि वो मिसट्रस्ट शो कर रहे थे पूरे मुज़ाकराती अमल पर और पाकिस्तान पर भी, तो उनकी जानिब से ये जो एक प्रोपेगेट की गई है बात, आपको लगता है कि इससे भी डेंट पड़ेगा जो मुज़ाकराती अमल जारी है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। देखें अब मैं भी आप यही बता रहा था कि आप इनके ख्याल में हम सबको जब हम वी अंडरस्टैंड अमेरिकन इंटेलिजेंस ईच एंड एवरी इंच ऑफ द वर्ल्ड मॉनिटर करते हैं, उनका सैटेलाइट सिस्टम है, जीपीएस है। दैट्स व्हाई ट्रम्प ने जब कहा कि भाई हम उनको सर्वेल कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियर साइट्स को देख रहे हैं, हमें पता चल जाएगा। तो नूरखान बेस तो एक ओपन बेस है और जिसमें आप देखें कि जहाज आते हैं जाते हैं, तो क्या अमेरिकन को नहीं पता होगा? और वैसे भी ये मिसलीडिंग था। बेसिकली दे वांटेड टू अंडरमाइन द पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं पीस के लिए, और ये सेंसेशन क्रिएट करना चाहते थे सीबीएस वाले। और फिर आप देखें कि जहाज इसलिए अमेरिकन से आए हैं, ईरानी आए हैं, इनके डिप्लोमेटिक स्टाफ आया, उनका पॉलिटिकल स्टाफ आया, इनके सिक्योरिटी स्टाफ आया, तो वो आते रहे। फिर जब ये जहाज ईरान के यहाँ पे थे जब सीज फायर था, और वो इस चक्कर में यहाँ पे कुछ जहाज रुके कि जो इस्लामाबाद का जो सेकंड राउंड होने वाला था, सो इन दैट एंटिसिपेशन वहां पर रहे। आप फिर ये भी देखें सीबीएस का जो अभी करता धरता है वो एक डेविड एलिसन है, उसका बाप जो है प्रोबेबली लेरी है, वो ही इज ए फाइनेंसर ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस एंड वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ नेतन्याहू। तो दैट्स व्हाई उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली इसको यूज किया एज ए डिटेक्टर, ये इजरायली स्पॉइलर पे
दे वांटेड कि उसको डेंट क्रिएट किया जाए और फिर उसमें इंडियन मीडिया भी दरमियान में शामिल हुई और उसको और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस बढ़ी है, पाकिस्तान की जी। अहमियत बढ़ी है, उसको वो स्पॉइल करना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब है और कतर है या तुर्किया जो एक ब्रिज पीस के लिए डेवलप कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन कल रात को देखे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सब कुछ जीरो कर दिया। ही सेड कि हम एग्जैक्टली। पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ की। तो ये देखें, ये प्रोपेगेंडा था, वो मेरे ख्याल में ट्रम्प ने भी ही बुलडोज कर दिया। राइट। अच्छा सर, जिस तरीके से पाकिस्तान के किरदार की भी आपने बात की और जो प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हो गया, जिस दोबारा सदर ट्रंप ने ये कहा कि वो सालिस बदलने पर गौर नहीं कर रहे और वो पूरे तरीके से ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने शानदार किरदार अदा किया है। आगे चलकर ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान मज़ीद कोई किरदार अदा कर सकता है, दोनों फ़रीक़ैन को आमादा कर सकता है? क्योंकि ईरानी क़यादत भी बार बार पाकिस्तान की मौतरफ़ है और वो यही कह रहे हैं कि हमें ट्रस्ट है, और अभी तक जो ऑफिशियल जो सालिस है वो पाकिस्तान ही है इस सारे मामले का। तो पाकिस्तान आगे चलकर कोई मज़ीद रोल प्ले कर सकता है इस सिचुएशन में? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान पीछे हटा ही नहीं है। जी। पाकिस्तान स्टिल वो अंदर इंटैक्ट है, वो राब्ते में है, दोनों ग्रुप्स के फरीकैन के साथ है। और पाकिस्तान विल कंटिन्यू ये जो अपना जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल है पाकिस्तान का एक पीस के लिए, पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन के लिए, वो जारी रखेगा। और जैसे कल देखें, तुर्किया और कतर के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, तो वहां पे उन्होंने, कतर वालों ने भी ये कहा हम पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करते हैं और अच्छा काम कर रहा है। यही तुर्किया कह रहा है, यही सऊदी अरब कह रहा है, यही ईरान कह रहा है, यही दुनिया कह रही है। सो पाकिस्तान अपना ये किरदार अदा करता रहेगा। और डिस्पाइट फैक्ट देखो, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, इसराइल को तकलीफ है, अफगानिस्तान को है, इंडिया को तकलीफ है कि पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गया है, पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है, पाकिस्तान ने एक पीस ब्रिज एस्टेब्लिश कर दिया है जो वो चाहते थे। वो बेसिकली वो तो चाहते हैं जंग का दोबारा आगाज हो, कि इस अपॉर्चुनिटी में वो ईरान को मजीद नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान ऐसा, फिर देखें पहले पाकिस्तान, तुर्की अल फैसल ने जो एक आर्टिकल लिखा है चंद दिन पहले अरब न्यूज में, उन्होंने यही लिखा कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का जो रोल है, जो इजराइल चाहता था, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होना दिया। कि वो चाहते थे जीसीसी और अरब कंट्रीज में जंग लड़ गए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होना दिया। तो दैट्स वाई अब सबको तकलीफ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपने बहुत सारे मकासद में कामयाब हुआ है। और यकीनन पाकिस्तान चाहेगा पीस और स्टेबिलिटी खित्ते में है, और पाकिस्तान विल कंटिन्यू अपना जो कंस्ट्रक्टिव रोल है फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया और जीसीसी कंट्रीज के दरमियान। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और पाकिस्तान बेशक अपना किरदार बग़ैर किसी हिमायत के, बग़ैर किसी कदगन के, बग़ैर किसी सोच समझ के सिर्फ इसी डायरेक्शन में कर रहा है, अदा कर रहा है कि उसे किसी न किसी सूरत इस खत्ते में अमन पैदा करना है, और वो मीडिएशन करे उन दो ममालिक में जिनमें इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। तो देखते हैं कि इस वक्त जो दौरा चीन है अमरीकी सदर का, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। रोक सको तो रोक लो। पिंकी साहिबा आई हैं जनाब, आपको पता चल गया होगा हम क्या बात करने लगे हैं। कराची में कोकीन डीलर की गिरफ्तारी जो थी उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। जो वीडियोस हमने देखी, हसास इदारों की गिरफ्तारी पर गुज़िश्ता रोज़ अनमोल उर्फ पिंकी नामी खातून को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकीन, केमिकल्स और दीगर नशावर अशिया बरामद की गई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद मुलजिमा की अदालत में पेशी से सबकी आंखें खुल गईं, जहां करोड़ों की मनशियात सप्लाई करने वाली मुलजिमा को पुलिस एहलकार बगैर हथकड़ी वीवीआईपी अंदाज में अदालत लेकर पहुंचे, और मुलजिमा बिल्कुल बेखौफ खतर अदालत में मौजूद अफराद से हंसी मजाक करती हुई नजर आई। सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये जो अनमोल और पिंकी साहिबा हैं, ये इस जो उनकी कुछ ऑडियोज़ भी मंजर आम पर आई हैं, जिनमें खुद कन्फेस कर रही हैं कि वो बड़े अरसे से ये काम कर रही हैं, उन्हें आज तक कोई पकड़ नहीं सका, कोई रोक नहीं सका, और फिर उसके बाद ये जो शाहाना गिरफ्तारी थी और अदालत में अंदाज था उनका, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
देखिए, बिल्कुल गुश्ता रोज गार्डन पुलिस और सिविल हसास इदारे ने गार्डन के एक फ्लैट पर छापा मारा था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकीन डीलर अनमोल उर्फ जो पिंकी है उसको गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से असला, करोड़ों रुपए की मंशियात और उस मंशियात में वो मौलिक मंशियात भी थी जो कहीं और इस्तेमाल नहीं की जाती, वो बरामद की थी। और पुलिस ने जब इसको बरामद के बाद जो है इसकी एक बड़ी गिरफ्तारी ये जाहिर की जा रही थी। कल सुबह से ही जो है हमें मीडिया के नुमाइंदों को ये बताया जा रहा था कि जो कराची पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ड्रग डीलर है, कुकिंग डीलर है, उसको जो है वो गिरफ्तार किया है। उसकी खास बात ये थी कि जो ये जो अनमोल और पिंकी है, ये कराची के जो पोश इलाके हैं वहाँ पे जो बड़ी शख्सियात है वो और तालीमी इदारों में जो लड़के लड़कियां जो मंशियात इस्तेमाल करती है वो इनको ये मंशियात सप्लाई करती थी। खासतौर पर इसने मंशियात की सप्लाई के लिए ऑनलाइन राइडर्स जो थे वो उनकी खिदमत हासिल की हुई थी और उन जो राइडर्स में खवातीन राइडर्स भी थी ताकि अगर किसी खातून को कोई मंशियात चाहिए तो वो उन खातून राइडर के जरिए ही जो है उन तक पहुंचाया करती थी। बड़ा नाम था अनमोल और पिंकी का जो कि कल गिरफ्तार हुआ है। लेकिन जब अदालत में गुज़श्ता रोज पुलिस की जानिब से अनमोल और पिंकी को पेश किया गया उसके बाद से जो खबरें निकलना शुरू हुई वो अब तक ये सिलसिला है कि कम से कम कई घंटे हो चुके हैं लेकिन खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है भूचाल आ गया है कि एकदम ये कौन है अनमोल और पिंकी की जिसको गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह शाहाना अंदाज में इसको पेश किया गया, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। साजिद, ये भी बताइएगा कि अनमोल के साथ साथ क्या दीगर जो कुछ अफराद हैं जो इनके साथ मुलव्विस हैं उनमें से भी कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? देखिए, बिल्कुल अब तक तो पुलिस की जानिब से सिर्फ अनमोल और पिंकी को ही अदालत में पेश किया गया है। यकीनन जब पुलिस ने छापा मारा होगा तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया होगा, लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से उन जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनको पेश नहीं किया गया बल्कि उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई हो सकता है कि उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, इंटरोगेशन चल रही हो और मालूमात उनसे हासिल की जा रही हो। जब पुलिस उनसे मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेगी तो मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी जाए, लेकिन अब तक पिंकी जो है उसकी सिर्फ गिरफ्तारी जाहिर की गई है। अच्छा साजिद, कोई मौक़िफ़ पुलिस का सामने आ सका? आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि इतनी ज्यादा जो करोड़ों की मनशियात सप्लाई करने वाली मुलजिमा है उसको पुलिस एहलकार बगैर हथकड़ी के वीवीआईपी अंदाज में अदालत में लेकर पेश हो रहे थे। इसी शहर में कुछ दिन पहले का वाक़या है जहां पर इंसानी हकूक़ की एक बुजुर्ग कारकुन है, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो मनाजिर भी हम सब ने देखे। तो ये जो मामला था इसमें पुलिस ने अपना कोई मौक़िफ़ दिया कि क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा था इस मुलजिमा को? देखिए, बिल्कुल ये एक बात तो आप ये मान लें कि ये जो मुलजिमा थी ये इंतहाई बाअसर है। इसके ताल्लुकात जो है बड़े बड़े लोगों से हैं। इनके जो सप्लायर जो यानी कि जिनको ये नशा प्रोवाइड करती थी उनमें शहर की बड़ी शख्सियात भी हैं, जबकि पुलिस ने अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो यकीनन ये मुलजिमा जो थी वो एक बाअसर थी, लेकिन सूरत-ए-हाल यकसर उस वक्त तब्दील हुई जब पुलिस की जानिब से इंतहाई प्रोटोकॉल इसको फराहम किया गया। वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जो अदालत में पेश किया गया तो ना सिर्फ मीडिया के नुमाइंदगान बल्कि जो आला पुलिस अफसरान थे वो भी हक्का बक्का रह गए कि ये जो अफसरान थे इन्होंने क्या किया है कि इसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जो अदालत में पेश किया गया। ना तो हथकड़ी लगाई, ना ही लेडी पुलिस कांस्टेबल जो कि एक खातून मुलजिमा के साथ अक्सर आमतौर पर हमने देखा है कि वो मौजूद होती है, ना वो मौजूद थी, ना इसके साथ कोई और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी थी। सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर जो मुलजिमा के साथ था जो कि अदालत में उसको रास्ता दिखाते हुए बिल्कुल जो है वो कमरे अदालत तक ले जाता है और फिर कमरे अदालत से बाहर रास्ता दिखाते हुए उसको बाहर की जानिब ले जाता है। जो स्टाइल था, जो अंदाज था इस पिंकी का, उससे यही मालूम हो रहा था कि ये इंतहाई बाअसर है और इसको किसी चीज की परवाह नहीं है। वो बिल्कुल आजादाना तौर पर जो है वो अदालत में पेश हुई। उसका जो कल्चर था, जो वीवीआईपी कल्चर था वो दिखाई दे रहा था। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने अपडेट किया। और आप देखें ना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो सोसाइटी में बेहतरी पैदा करते हैं उनके साथ सोसाइटी का रवैया क्या है और जो बिगाड़ पैदा करते हैं उनके साथ रवैया क्या है। ये आप देखिए इन मनाजिर में साफ आया है कि हम उन लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं जो इसमें बिगाड़ पैदा करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। सीएसएस में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले होनहार नौजवान मोहसिन खालिद से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका सीएसएस जैसा मुश्किल इम्तिहान पास करना किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं है। मोहसिन खालिद 5 बरस के थे तो उन्हें काला मोतिया हो गया, जिसके बायस उनकी बीनाई शदीद मुतासिर हुई। लेकिन उनके घर वालों ने और ख़ुद उन्होंने यानी मोहसिन ने हिम्मत नहीं हारी। जब उन्हें मालूम हुआ कि बसारत से महरूम बच्चों के लिए ब्रिल ज़बान के ज़रिए तालीम का मुतबादिल निज़ाम मौजूद है, तो यही वो लम्हा था जब मोहसिन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2025 में उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस का इम्तिहान पास करके पंजाब पुलिस के स्पेशल ब्रांच में बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर शमूलियत इख्तियार की। लेकिन उनकी मंजिल कुछ और ही थी, और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने ना सिर्फ सीएसएस का इम्तिहान पास किया बल्कि पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की। मजीद मोहसिन की कामयाबी से उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। मोहसिन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सीएसएस में दूसरी पोजीशन, जिसको पास करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसमें आपने पोजीशन स्कोर की है। क्या जज्बात है आपके? एक्सपेक्ट कर रहे थे आप इतना ज़बरदस्त आपके अब जो ये सीएसएस के पेपर थे हुए थे, आपको था कि मैं पोजीशन ले जाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। हर एक कैंडिडेट जब मेहनत करता है तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा, और एक्सपेक्टेशंस हमें भी थी, लेकिन इतना अच्छा आएगा ये हमारे लिए भी और मेरे लिए भी स्पेशली एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, लेकिन खुश आइन बात थी। और अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया, ना सिर्फ सिला दिया बल्कि बहुत अच्छा सिला दिया, और पूरे पाकिस्तान भर में सेकंड पोजीशन का होना। कॉन्ग्रेचुलेशंस दूसरी पोजीशन हासिल करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अमूमन लोग जो अपनी किसी कमज़ोरी को बहाना बना के पीछे रह जाते हैं, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? ये कमज़ोरी ही थी या एक चैलेंज ही था जिसने मुझे मोटिवेट किया। जो चैलेंजेस मैंने एज एन इंडिविजुअल फेस किए थ्रू आउट माई जर्नी सिंस द इशू वाज डायग्नोज्ड, फिर वो इश्यूज चाहे तालीम के थे, ट्रैवलिंग के थे, ट्रांसपोर्टेशन के थे, एम्प्लॉयमेंट के थे, उन इश्यूज के बारे में मैं जब भी सोचता था तो लगता था कि इनके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, और उन सॉल्यूशंस को थ्रू सिविल सर्विसेज बेहतर तौर पे एड्रेस किया जा सकता है, या मैं अपना रोल उसमें बेहतर तौर पे एक प्रोडक्टिव रोल या कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता हूँ, हैविंग द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज चैलेंजेस। तो ये मेरी एक की मोटिवेशन थी जिसने मुझे एक ड्राइविंग फोर्स भी दिया, और अल्लाह ने बहुत करम किया, मेहनत की और ये इम्तिहान दिया, और अल्लाह ने इसमें कामयाबी भी दी। ज़बरदस्त। अच्छा, वी आर प्राउड ऑफ यू। जो आपका जर्नी था जितना भी चैलेंजिंग था, लेकिन आपने मुश्किलात को अपने आगे आने नहीं दिया। अच्छा मोहसिन, आप पुलिस में भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, साथ साथ आपने पढ़ाई भी की, सीएसएस की तैयारी भी की। कितना डिफ़िकल्ट रहा ये, कितना चैलेंजिंग फेज़ था? क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ इसको मैनेज करना, क्योंकि सीएसएस की प्रिपरेशन भी डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा वक्त मांगती है और टफ़ होता है ये, तो कैसे मैनेज किया आपने? डेफिनेटली स्टडीज को जॉब के साथ मैनेज करना एक टफ कह लें टास्क होता है, लेकिन मैंने अपनी तैयारी का मेजर पोर्शन अपनी जॉब से पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। ये मुझे एक एडेड एडवांटेज था। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने रिटन एग्जामिनेशन ऑलरेडी अटेम्प्ट ली हुई थी, और मेरी जॉब के दौरान ही रिटन का रिजल्ट आया। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, और मेरे कॉलीग्स ने, मेरे डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया फ्लेक्सिबल ड्यूटी आवर्स के हवाले से। और जब एक कैंडिडेट मेहनत करता है तो आपके आसपास वाले लोग, आपकी फैमिली, आपके कॉलीग्स अगर सपोर्टिव हों तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ना सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट ने, फैमिली ने और फेलोज ने हर लिहाज से सपोर्ट किया। अच्छा मोहसिन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है सीएसएस का एग्ज़ाम पास करने के लिए, क्या ये सच है? ये एक मिथ है। एग्जाम एक देना, ये आपकी थ्रू आउट जो आपने एजुकेशन हासिल की है, 16 साल या 14 साल आपकी तालीम, वो तमाम सालों की जो एजुकेशन है वो आपको एट द एंड एग्जाम में भी हेल्प आउट कर रही होती है। ये एक दिन की, एक महीने की या 3 महीने का सफर नहीं है। हाँ, डेडिकेशन, कमिटमेंट ये डिमांड करता है, लेकिन सिर्फ ये अज्यूम करना कि हम सिर्फ आइसोलेट हो के या एक शॉर्टकट वे में स्प्रिंट के थ्रू इसको इजीली सर कर लेंगे, ये एक मिथ है। इट्स अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट।
ये एक सिंपल जुमला है जिसमें हम इसकी जर्नी को डिफाइन कर सकते हैं। राइट। मोहसिन, बहुत सारे लोगों के लिए अब आप मोटिवेशन हैं, आप मोटिवेशन बन चुके हैं उनकी, आप इंस्पायर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो डिफरेंटली एबल हमारे बच्चे हैं, जो लोग हैं जिनको लगता है कि एक कमी या एक कमज़ोरी अगर उनके पास है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए आपका कोई पैगाम है? जी बिल्कुल। अगर एक बच्चा जिसमें आपको अपेरेंटली कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी नजर आती है तो उस पे लेबलिंग ना करें। एक थ्योरी भी है, सोशल लेबलिंग थ्योरी। जब हम किसी एक कैंडिडेट को, किसी एक इंडिविजुअल को उस पे लेबल एक लगा देते हैं कि ये नहीं कर सकता, तो वो शख्स, वो कैंडिडेट उस लेबल को इंटरनलाइज कर लेता है। हमें बजाय इसके कि लेबल करें, डिस्करेज करें, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर सिबलिंग, किसी भी रोल में अपने फेलोज को सपोर्ट करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो नेचुरली या सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं। अगर हर इंसान को इनकरेज किया जाए तो उसके अंदर में, उसमें जो पोटेंशियल है वो उसको मटेरियलाइज कर सकता है, रियलाइज कर सकता है। बिल्कुल ठीक सो इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेशनल। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी नियाद ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून सादिया सादात से, जिन्होंने लंदन के नवाही काउंसिल रीडिंग की वार्ड से पहली मुसलमान और पाकिस्तानी काउंसिल मुंतखब होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। इंग्लैंड के लोकल इंतखाबात में रीडिंग काउंसिल की वार्ड से कामयाबी हासिल की सादिया सादात ने घर घर जाकर इंतहाई महारत से कंजर्वेटिव पार्टी का पैगाम पहुँचाया और लेबर पार्टी की पिछले इंतखाबात में जीती हुई नशिस्त को उनकी शिकस्त में बदल दिया। सादिया सादात अपने सियासी और समाजी कामों की वजह से पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ में इंतहाई मकबूल हैं। सादिया सादात बरतानिया में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से रहाइश पजीर है। उनको सियासी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से बरतानिया के हाउस और लॉर्ड समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की TV चैनल्स की जानिब से दर्जनों अवार्ड्स और तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। मज़ीद सादिया हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे उनकी कहानी जानते हैं। सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इधर बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि लाइक दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं एक जो कैविशम हाइट्स जो वार्ड है, इधर से पहले कोई भी पाकिस्तानी या मुसलमान जो है वो इलेक्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से बिल्कुल ऐसे ही। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यू आर मेकिंग अस प्राउड, यू आर मेकिंग अस लुक गुड। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि क्या जादू है पाकिस्तानियों के पास, ये जो पाकिस्तानी निजात वहाँ पर रिहाइश पजीर है, कभी हम देखते हैं मेयर सादिक खान बन जाते हैं, कभी हम देख रहे हैं सादिया सादात जो है वो अब जो है काउंसलर बन जाती हैं। तो व्हाट इज़ पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी निजात जो हैं वहाँ जो रह रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग राइट जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है? आई थिंक जो लोग थोड़ा आगे आते हैं, जो मैं अपने पर्सनल जर्नी तो यही बता सकती हूँ कि मैंने लाइक थ्रू आउट बहुत ही ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू गेट टू दिस लेवल। और बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लाइक कंजर्वेटिव पार्टी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है इधर आपको ये टिकट लेने के लिए। लेकिन पहले तो जो चैलेंज होता है वो ये कि आपने टिकट लेना हो, और फिर इसके लिए आई थिंक जो आपका बैकग्राउंड देखा है, बिकॉज मैं थोड़ा मीडिया के अंदर भी मैं खुद न्यूज़पेपर में भी लिखती थी, फिर लाइक प्रोफेशनली जो है वो भी मैं एक डिजिटल एंड ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट एज ए काम कर रही हूँ, और मैं एक 3 रीजन्स है जिनको मैं देख रही हूँ, तो आई थिंक वो सब चीज़ें भी वो देखते हैं। और आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज कि मैंने जो पाकिस्तान में जो पढ़ाई की है, नस से मैंने पहले बैचलर्स किया था, फिर मास्टर्स, तो उसके बाद आई थिंक जो नस ने एक हमें जो प्रोडक्ट एज, क्योंकि वहाँ पे बनाते हैं, आपको एक प्रॉपरली हर तरीके से ग्रूमिंग आपकी की जाती है, आपकी पढ़ाई में हर चीज़ जो है वो मेक श्योर करते हैं कि लाइक कंप्लीट हो सब्जेक्ट्स वाइज भी, और आपको कॉम्पिटेंट इनफ बनाते हैं ताकि हम इधर आके काम कर सकें। और आई थिंक यही वजह है कि जब हम इधर आते हैं और जब हम काम करते हैं तो बिकॉज में सारे तकरीबन गोरे हैं, और वो ये देखते हैं कि वाकई में हम लोग
कॉम्पिटेंट हैं, तो इसी वजह से हम लोगों को वो स्पेस भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Otherwise अच्छा, तो बहुत मुश्किल है। ये जगह आपको डेफिनेटली, आप दुरुस्त कह रही हैं कि खुद बनानी पड़ती है और बड़ा चैलेंजिंग ये सफ़र भी रहा होगा आपका। हमें ये बताइए कि किस तरह से यूके में होते हैं ये काउंसिल्स के जो इलेक्शंस होते हैं, और ख़ास बात क्या थी आपकी कैंपेन में, जो डोर टू डोर कैंपेन आपने की उसमें, कि लेबर पार्टी की जो पिछली बार की जीती हुई नशिस्त थी वो आपने उनसे छीन ली? अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑनेस्टली एवरी डे जो है वो जब जैसे काम खत्म करती थी तो उसके बाद मैं कैंपेन पे निकल जाती थी। कोई दिन मैंने नहीं छोड़ा, कोई वीकेंड मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैं डोर टू डोर ना गई हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि राइट नाउ जो अभी यूके के अंदर जो जिस तरीके से ये चल रहा है, तो ग्रीन को और रिफॉर्म को थोड़ी ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी। तो और मुझे लग रहा था पर्सनली कि ग्रीन से मुझे थोड़ी ज्यादा चैलेंज है। जब मैं डोर टू डोर नॉक करती थी तो मुझे पता चल जाता था कि रिफॉर्म से मे बी इतना ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, बट आई थिंक जो ग्रीन पार्टी थी या लेबर पार्टी उससे, और लेबर पार्टी ने बिल्कुल इलेक्शन के करीब आके बहुत ज्यादा भी काम किया और उससे पहले भी वो काफी काम कर रहे थे। लेकिन आई थिंक वही जो है कि जब आप जाके रेजिडेंट से बात करें, अच्छे से बात करें, उनको बताएं कि हम आपके हेल्प के लिए हैं, और आई थिंक वो चीज़ थोड़ी दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो जब लोग आपको मिलते हैं अपने डोर के ऊपर, आपसे खुद बात कर सकते हैं, तो आई थिंक फिर उनका थोड़ा आपके अंदर एतमाद होता है। बिकॉज़ मैं कई आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, जैसे आपने की कैंपेन, वैसा एक और हमने अमली नमूना देखा, वो जो मेयर हैं न्यूयॉर्क के, वो भी सड़कों पर खड़े होकर अपनी कैंपेन करते रहे और अपना आप मनवाया उन्होंने, और आपने भी उसी तरह से किया है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि माहौल जिसकी आप बात कर रही थी कि इस वक्त जो माहौल है और कीर स्टार्मर से जिस तरह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है, क्या ये भी अफेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को? आई थिंक मेरा वाला जो कविशम हाइट्स का वार्ड था, इसके अंदर तो लेबर ठीक थी, बट ओवरऑल जब देखा जाए पिक्चर को तो लेबर डेफिनेटली बहुत सारी सीटें लूज की हैं लेबर ने, और मे बी इसका बिकॉज वो केयर स्टार्मर से रेजिग्नेशन चाहते थे, तो आई थिंक इस वजह से भी लेबर ने क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स भी लूज की हैं। बट ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि रिफॉर्म बहुत ज़्यादा सीटें ले गई है, और ग्रीन पार्टी भी, ये अलग बात है कि रेडिंग के अंदर रिफॉर्म की एक भी सीट नहीं है। ग्रीन ने डेफिनेटली इंक्रीज की है, और लेबर को मतलब लेबर की 3 सीट्स जो हैं वो गई हैं, और ये वाली 4th वाली जो मैंने ली है। तो इस तरीके से अब डेफिनेटली लेबर के भी स्टिल होल्ड तो है इस एरिया में, लेकिन ये कि थोड़ा सा कम हुआ है काम। राइट, तो क्या क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या चीज़ें आपने डिसाइड की हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके आगे अपने फ्यूचर को लेकर? अच्छा, जब आप एज ए काउंसलर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको डिफरेंट कमेटीज़ के मेंबर बनना पड़ता है, और उसमें से कमेटीज़ में आपने जब बैठते हैं तो बेसिकली वही आपकी डिसाइडिंग कमेटीज़ होती हैं। तो अभी हमारी वो प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम देखेंगे कि हमने कौन सी कमेटी में जाना है, और बेस्ड ऑन दैट फिर हमें उस हिसाब से काम करना होगा। और बाकी जो ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा काम यही होता है कि हम लोगों ने जो भी रेजिडेंट के इश्यूज हैं वो हमने काउंसिल तक पहुंचाने हैं, और अगर जिस भी कमेटी के हम लोग मेंबर होते हैं उस के लिए हमने काम करना होता है। जैसे यहाँ पे लाइसेंसिंग की कमेटी होती है, प्लानिंग की कमेटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की होती है, एडल्ट सोशल केयर, तो इस तरह की, और आप काफ़ी सारी इट बेस्ड कि आपकी कितनी मसरूफियत होती है और आप कितना मसरूफ अपने आप को कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आप सिलेक्ट करते हो कितनी आप कमेटीज़ में जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस सादिया, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। इंशाल्लाह आप बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद सेगमेंट माइंड मैटर्स शामिल करते हैं, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों की। पाकिस्तान का शुमाल किस तरह से शदीद मुतासर हो रहा है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों का जहाँ तक ताल्लुक है, वो दुनिया के लिए कितना बड़ा ख़तरा है, उसका सिर्फ आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो न्यूक्स हैं या एटॉमिक बम जो है, उससे ज़्यादा ख़तरा जो है नोम चोम्स्की ने
करार दिया है मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों को। यानी दुनिया को जो भी ख़तरात दरपेश होते हैं उसकी एक रैंकिंग होती है और इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो है कुछ अरसे से वो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियाँ, वो बहुत बड़ा थ्रेट है और पूरी दुनिया के लिए है। और जो भी 100 किलोमीटर का ऊपर गिलाफ है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि हम शेयर करते हैं, उस तमाम में जो भी ममालिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कोई मुल्क अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा ये मैटर नहीं करता। सो इस वक्त जो मैटर करता है वो ये है कि उस पूरा जो गिलाफ है उसमें पूरी आदमी बरादरी अगर इकट्ठी हो जाए, उसमें बहुत सारे सियासी मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी का इकट्ठा होना ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो फिर अब इसमें क्या किया जाए? तो फिर हमने देखा कि अब इस वक्त ये मामला जो है वो सर्वाइवल का बन चुका है और जब हम सर्वाइवल का मामला कहेंगे तो फिर हमें लोकल कम्युनिटी की तरफ जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि वो सर्वाइवल के लिए इस वक्त जो है वो मैयज़ कौन से ऐसे ले सकती है जिससे कम से कम सर्वाइवल इंश्योर हो, और इसमें कम्युनिटी का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। मलिया सितार आज हमारी मेहमान हैं जो कि ग्लेशियर गवर्नेंस के हवाले से बहुत ही उन्होंने काम किया और जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं या ग्लॉफ जो प्रोजेक्ट्स है उसके हवाले से उनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मलिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताइए कि जब हम देखते हैं ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान को और उसमें जो कम्युनिटीज़ को देखते हैं, तो मैं वैसे ही एक छोटा सा अपना लोकल जिसको आप मकामी तजर्बा कह सकते हैं, तो मैंने जब भी वहाँ पे रहा हूँ और काफ़ी अर्सा रहा हूँ तो वो बड़ी माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं। यानी पहाड़ों के ऊपर पत्थर तक का मामला जो है नाम रखे होते हैं और एक छोटी सी लकीर आ रही होगी बर्फ़ की, वो इस साल अगर यहाँ को टच करेगी तो फिर उसका ये होगा, इस साल अगर यहाँ तक टच करेगी तो जून तक पानी आएंगे, ज़्यादा होगी तो यानी इतनी वो कमाल किस्म के उनके मैयर्स होते हैं और कमाल किस्म का उनका मुशाहिदा होता है। वो कहाँ तक मुआविन साबित हो सकता है ग्लेशियर गवर्नेंस में हम, और क्या हम कम्युनिटी को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप ख़ुद भी आगाह हैं इस पूरे इशू के साथ कि कम्युनिटीज़ का कितना ज़्यादा अहम रोल होता है। ये अभी मैं और मेरे साथ डॉक्टर नीलम निगार हैं, हम पिछले साल कुछ रिसर्च कर रहे थे और इस सिलसिले में हमारा वहाँ पे जाके कुछ लोगों से मिलना हुआ। तो वो जिसे कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल इंडिजिनियस विजडम वो वाकई वहाँ पे नज़र आती है। जैसे अभी आपने भी बताया कि वो बुज़ुर्ग हमें बता रहे थे कि ये ग्लेशियर के रिसीड करने का इतना वक्त है, इतनी देर बाद ये सर्च करेगा। अब ये कहने को कितनी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन आप वहाँ पे देखते हैं कि वो नाम है लोकल, उसकी शेप से उनको अंदाज़ा होता है कि ये ख़तरनाक है या नहीं है। और अब गिलगित के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत दिलचस्प काम भी हो रहा है। जैसे डॉक्टर सितारा का काम है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ये देखा है कि कम्युनिटीज़ कैसे इवन जेंडर असाइन करती हैं ग्लेशियर्स को कि ये मेल है और फीमेल है। तो एक लोकल विजडम आपको बिल्कुल नज़र आती है वहाँ पर। और अभी पिछले साल जब हमने देखा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जब फेल हो गए तो ये कोई चरवाहा था जिसने बता दिया और फिर बाद में उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के इनाम भी दिया गया कि 300 लोगों की ज़िंदगियाँ उन्होंने बचा ली। तो इसकी वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की एग्जाम्पल्स और भी मिलती हैं जहाँ पर लोग अपनी बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि वो उस माहौल में रह रहे हैं, उन्हें उसके बारे में आगाही है, उसके मसाइल के बारे में आगाही है। दूसरी बात जो आपने की कि कितना इनको शामिल किया जाता है, ये थोड़ा सा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मसले वाली बात नज़र आती है। अच्छा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी एक टॉप डाउन अप्रोच है जब प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। कंसल्टेशन होती है लेकिन वो बड़ी टोकनिज़म किस्म की चीज़ होती है कि बस चलो ठीक है जी हमने लोगों को बिठा लिया, उनकी आवाज़ को उस तरह से सुना नहीं जाता या उनके मसाइल को तरजीह नहीं दी जाती। तो अभी हालिया कुछ रिसर्च करते हुए हमने ये भी देखा कि कुछ इलाके जिनके बारे में सरकार का ये ख्याल था कि यहाँ पर ग्लॉफ का ख़तरा है, तो वहाँ पर एक इलाके के अंदर उन्होंने बताया कि हम तो कहते हैं कि ग्लॉफ हो जाए बिकॉज यहाँ पे पानी की कमी है। तो उनका मसला ही बिल्कुल डिफरेंट था कि जो उनका प्रॉब्लम है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि एक फ्रेमिंग जिस तरह से की जा रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बहुत जगहों के ऊपर, बांग्लादेश में इसके तनाजुर में बहुत काम हो रहा है कि जो डिज़ास्टर रिस्क की फ्रेमिंग है ये इटसेल्फ पावर रिलेशंस इससे कैसे पता चलते हैं और इसमें क्यों कम्युनिटीज़ को सबसे आगे होना चाहिए बिकॉज वो वहाँ रह रहे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वो हैं, जैसे भी हालात हों वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर उस
मौके पर मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल कम्युनिटीज़ सबसे पहले उनको इसमें शामिल करना चाहिए और प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हुए उनसे पूछना चाहिए कि यहाँ आपके ख़्याल में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन से मसाइल हैं जो फेस कर रहे हैं। और ये ख़ास तौर पे अब हम ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी कम्युनिटी है ज़्यादातर जो कि बहुत पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। वहाँ जाके आप सीखते हैं, आप उनको कुछ सिखा नहीं सकते बिकॉज़ बहुत बेहतर तरीके से वो अपने माहौल के बारे में जानते हैं, अपने मसाइल के बारे में जानते हैं। तो उनको तो ज़रूर ऐसे जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा हो उसमें उनको शामिल करना चाहिए। इससे एक तो कम्युनिटी की ओनरशिप भी आती है, अपने मसाइल को हल करने के लिए वो कोशिश भी करते हैं, तो काफ़ी बेहतर तरीके से गवर्नेंस को किया जा सकता है। फिर हमारे कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे एक सेंडाई फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, जिसमें ये बाइंडिंग है जिस जगह पे भी आप डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हों या कोई और इस किस्म के क्लाइमेट चेंज को उसके असरात से बचने के लिए प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हों, तो कम्युनिटीज़ को सबसे पहले उस मेज़ पर आपने जगह देनी है, उनके मसाइल को पहले पूछना है और उनसे उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में भी जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल उसके बारे में एक अवेयरनेस है ग्लोबली भी, नेशनली भी, लेकिन बहुत जैसे कहते हैं ना जंगी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो मामला हुआ था जो गिज़र वाला जिस तरफ आपने निशानदेही की, तो गुलाफ का यहाँ पे प्रोजेक्ट था, यानी उस ग्लेशियर पे, या वो क्या नाकाम हुआ या शेफर्ड ने यानी उससे पहले बता दिया, क्या यहाँ पे था वो इस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम इस जगह पे नहीं लगा हुआ था और ना ही वो प्रोजेक्ट का हिस्सा था कि यहाँ पर उसको लगाना है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद ये जो ये ग्लोफ वाला मामला नहीं था, ये डेब्री फ्लो था बुनियादी तौर पर, ये लेक उस तरह से नहीं फटी है जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है। लेकिन एक चीज़ जो इससे बात पता चली कि हमारे यहाँ जो अभी पहले भी बात हो रही थी कि ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ग्लेशियल गवर्नेंस से रिलेटेड वो टेक्निकल इन नेचर है। इतने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा दें, ये वाला एक गेबियन वॉल्स बना दें या और इस तरह की जो टेक्निकल इंटरवेंशंस हैं वो ज़्यादा की जाती हैं। इसमें आप एक चीज़ देखते हैं कि वो टेक्निकल इंटरवेंशंस भी बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन कम्युनिटीज़ अगर उसमें आपके साथ साथ चल रही होंगी ना, तो जहाँ पे वो टेक्निकल इंटरवेंशंस नहीं हुई हैं वो उस जगह को पुर कर सकती हैं या किसी जगह फेल हो जाती है। मिसाल के तौर पे नेचुरल फिनोमेना के वेरिएबल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरा ख्याल है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं तो हर चीज़ को उस तरह एड्रेस नहीं कर सकती। तो एक आध वेरिएबल ऊपर नीचे हो जाए तो समटाइम्स हो सकता है कि वो प्रेडिक्ट ना कर सकते आप सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम आपने लगाया लेकिन वो फ्लो इतना ज़्यादा है कि वो इतने साथ बहा के लेके तो मुझे याद है कि हम एक गांव में थे और वहाँ पे वो बता रहे थे कि हमें पहले से अंदाज़ा हो गया था पत्थरों की मूवमेंट से कि कुछ होने वाला है। और वहाँ पे उन्होंने आके कम्युनिटी को अलर्ट किया और वाकई थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेला आया पानी का, तो काफ़ी हद तक नुकसान से वो बच गए। ये जो चीज़ है ये अब मेरा ख्याल है कि अभी कुछ हमारी जो रीसेंट मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर अब उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो है लेकिन आप ह्यूमन सिक्योरिटी को निकाल नहीं सकते नेशनल सिक्योरिटी से। तो वो जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट है वो लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्रायोरिटाइज करें ह्यूमन सिक्योरिटी को। अगर हम वो कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। जहाँ लोग महफूज नहीं है वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को महफूज रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं किसी और सेगमेंट में आपसे ये इस मौजू पे मुझे बात करनी है कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है उससे क्या ताल्लुक़ है, और उसमें फिर बहुत सारी साइड्स आ जाती हैं। एक तो ये है कि जो सयाह यहाँ से जाते हैं एज ए टूरिस्ट, फिर वहाँ पे जो होटल्स वगैरह बन रहे हैं और ये तमाम चीज़ें जो है पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है, वो किस हद तक नुकसानदेह है या उसको किस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि वो कम नुकसानदेह हो, और जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है ये क्या है। तो अगले किसी और सेगमेंट में आपको मदऊ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन बात यह है कि जिस तरफ मलिया ने बहुत ही खूबसूरत इशारा कि वो जो लोकल कम्युनिटी है वो किस तरह मुख्तलिफ हवाले से उसको मालूम हो जाता है पहले किसी ख़तरे का। मिसाल के तौर पे जब हम कराकोरम हाईवे पे होते हैं या किसी भी उस एरिया में होते हैं तो हमें कई दफ़ा इस तरह का इत्तेफाक हुआ, शुरू की बात है कि छोटी सी एक दो कंकरियाँ आईं तो मतलब जो लोकल्स थे वो दौड़े और उन्होंने हमें इशारा किया कि इस वक्त जितनी तेज़ी से आप दौड़ सकते हैं दौड़े। तो हमें समझ नहीं है कि छोटी सी कंकरियाँ, हमें नहीं मालूम था कि जब भी कोई लैंडस्लाइड आती है तो उस लैंडस्लाइड से पहले
छोटी कंकरी आती है। इसी तरह जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स भी उनको बहुत पहले, यानी बहुत जगहों पे मैंने देखा कि एकदम चीखो पुकार, यानी जो लोकल थे वहाँ पे किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे, तो वो दौड़ना शुरू कर दिया और हम बिल्कुल हैरानगी से देख रहे थे कि ये क्यों दौड़ रहे हैं। तो वो हमें इशारे कर रहे थे कि ऊपर से यानी फ्लैश फ्लड आ रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि पत्थरों का और सैलाब और कीचड़, उसका एक पूरा रेला आता है। तो ये वो मकामी दानिश है, और उनको क्योंकि उसी इन्वायरमेंट के अंदर, उन्हीं जगहों के अंदर वो बिला मुबालगा हज़ारों साल रहे हैं, और हर नस्ल ने दूसरी नस्ल को जो तजर्बा है और दानिश है वो ट्रांसफ़र किया है। तो वो एक कम्युलेटेड, जो अगर हम दानिश और उसको देखें तो उसको हम यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक अहमियत है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो मैदान में आओ, ऐसा कहना है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, और मेरिट पर मबनी खेलों के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम उठा लिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को एक शफाफ और बाकायदा प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो अपनी सलाहियतों को कौमी सतह पर पेश कर सकें। ये प्रोग्राम 12 से 25 साल की उम्र के तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला है। क्रिकेट के अलावा बाकी तमाम खेलों की दरख्वास्तें PSB की वेबसाइट के जरिए उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में जमा करवाई जा सकती हैं। इस अमल में किसी भी मरहले पर कोई फ़ीस नहीं रखी गई है और दरख्वास्तें पूरा साल जमा करवाई जा सकती हैं। इस पर हमने बात करनी है, और बात करने के लिए हमारे साथ DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मौजूद हैं, यासिर पीरज़ादा साहब। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? फॉर हैविंग मी। यासिर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो प्रोग्राम है इसके मुतालिक बताइएगा, क्योंकि बहुत सा टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि सरपरस्ती नहीं मिलती उनको, तो वो बेहतर कारकर्दगी भी नहीं दिखा पाते, अपनी मर्ज़ी की स्पोर्ट्स भी नहीं चुन पाते। तो क्या सूरत हाल है? ये जो एक प्लेटफॉर्म खोला गया है, इस पर किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से शामिल हुआ जा सकता है? जी, एक तो आपने शुरू में खुद ही बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, इस प्रोग्राम का तारुफ करवा दिया। थोड़ा सा मैं इसमें बताऊं, ये जैसे आपने बात की ना कि हम ये कहते हैं कि जी मुल्क में टैलेंट बहुत है लेकिन वो सामने नहीं आता। आप अक्सर देखते होंगे आपके TV चैनल्स पे भी कुछ कोई खिलाड़ी नौजवान आके ये कहते हैं कि जी मैं बहुत अच्छा हाई जंपर हूँ, मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ, लेकिन मुझे किसी ने पूछा नहीं। हमारे सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं। अक्सर औकात आप देखते हैं कि वो कोई बच्चा है, नौजवान है, और वो दावा करता है कि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है लेकिन वो मजदूरी करने पर मजबूर है। इस तरह की हम देखते रहते हैं ना। तो हमने ये सारी चीज़ों को जब एनालाइज किया तो हमने कहा कि इसका कोई सिस्टम और मैकेनिज्म होना चाहिए ना, ठीक है। ये नहीं कि जिसकी सिफारिश है या जिसकी वीडियो वायरल हो जाए सिर्फ वही जो है वो उसको ही हम आइडेंटिफाई करें। तो असल में तो ये, अगर आप मुझसे पूछें तो ये काम जो सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नर्सरियाँ होती हैं नौजवानों की, ये वहाँ पे होना चाहिए, और मुतलका खेलों की फेडरेशन। लेकिन बहरहाल हमारा काम चूँकि उनकी मुआवनत करना भी है, तो इसलिए हमने ये नेशनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है ना, ये शुरू किया। और जैसे आपने अपने में बताया कि जो भी 12 से 25 साल की उम्र का लड़का या लड़की है और वो समझता है कि वो किसी भी खेल में उसमें कोई टैलेंट है, लेकिन उसको किसी ने पूछा नहीं, किसी फेडरेशन में सुनवाई नहीं हुई, तो वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अप्लाई किया जा सकता है, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? जब ट्रायल हो जाता है तो फिर कहाँ रेफर किया जाता है इन एथलीट्स को? जी, हमें ना इसकी एप्लीकेशन आना भी मौसूल हो गई। हमारी जो वेबसाइट है जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, ठीक है। वो बड़ा सादा सा फॉर्म है, वो आपने पुर करना है और उसके साथ अपना कोई सबूत लगाना है उस खेल का या उस टैलेंट का, आपकी कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ जिससे ये पता लगे कि वाकई में आप उस खेल में आप में टैलेंट है। अच्छा, उसके बाद हमने एक सेल बनाया इधर हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड में। इनिशियल स्क्रूटनी जो है, इब्तदाई जो जांच है, वो उस सेल में करनी है कि वो जो एप्लीकेशन है उसको देखेंगे, उस वीडियो को, उस चीज़ों को, जो क्रेडेंशियल्स आपने जो बताए हैं उनकी हम जांच पड़ताल करेंगे। अगर उस जांच पड़ताल से, उस फिल्टर से वो निकल जाती है बच्ची या बच्चा, उसके बाद फिर एक हमने पूल बनाया है जो ओलंपियंस का, वर्ल्ड चैम्पियंस का और वेटरन्स जो हैं हमारे, उनका, वो मुतलका खेलों के, वो उनका ट्रायल लेंगे। और ट्रायल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लामाबाद में आए। हमारे सेंटर्स हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। हम उनको वहाँ उनके सहूलत के मुताबिक बुला सकते हैं और वहाँ उनका ट्रायल लेंगे। और अगर वो उस ट्रायल्स में हमें लगा कि वाकई इनमें टैलेंट है और इनको मसला मैं अभी जो इब्तदाई में आपको ज़रा मालूमात शेयर करूँ, अभी कुछ लोगों का हमारे पास ऐसी वीडियोज़ और ऐसी फॉर्म्स आए हैं
जिनमें हमें लगा कि वाकई ये बच्चों को अगर हम इस स्टेज पर उनका हाथ पकड़ लें तो ये आगे चल के पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं। तो फिर हम उनको जो मुतलका फेडरेशन है उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उस एज ब्रैकेट के, उसमें फिर हम उनको भेजेंगे, सिफारिश करेंगे कि वो उसमें शामिल हों, ताकि फिर वो जो कौमी टीम है, जो भी जूनियर अंडर 16 अंडर 18 जो भी उनकी कैटेगरी बनती है उसका फिर वो हिस्सा बने। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं उनमें आपको क्या खामियां नज़र आती हैं, और ये जो फेडरेशन है इनके साथ भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए क्या तजावीज़ हैं आपकी? नहीं, हमने तो बहुत सारे मसाइल तो हल भी किए हैं गुज़श्ता 22 माह में ना। सबसे जो बड़ा मसला है ना वो ये है कि दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फेडरेशन जो हैं वो ऑटोनमस है, खुद मुख्तार है। और जो IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो चार्टर है वो ये कहता है कि आप उनकी खुद मुख्तारी में गवर्नमेंट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती, विच इज़ फाइन, दुनिया भर में ऐसे ही है। लेकिन जब गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है, टैक्स पेयर्स मनी जब उनको देते हैं ना, तो फिर वो अकाउंटेबल भी होते हैं। तो यही मसला हमारे यहाँ कि जब करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है फेडरेशंस को, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी। एक तो वो ग्रांट देने का तरीका कोई नहीं था, तो हमने सबसे पहले तो वो बनाए, ग्रांट के रूल्स हमने बनाए फॉर द फर्स्ट टाइम। वो रूल्स हमने बनाकर तो वेबसाइट पे भी लगाए हैं, उसका एक क्राइटेरिया बनाया, उसकी एक कमेटी बनाई है कि किस क्राइटेरिया के तहत फेडरेशंस को ग्रांट दी जाएगी। उसके बाद हमने इनका ऑडिट शुरू किया, और उस ऑडिट में ये पता लगा कि किस फेडरेशन को कितनी ग्रांट मिली और किस फेडरेशन ने कितना हिसाब दिया, कितना हिसाब नहीं दिया, और बकाया उनके ज़िम्मे क्या है। ये भी पहली दफ़ा हुआ। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी थी, जो पहले मिसिंग थी। ऑटोनॉमी तो थी, लेकिन ऑटोनॉमी जो है ना वो बजाते खुद कोई चीज़ नहीं जबकि उसके साथ अकाउंटेबिलिटी ना हो, ख़ास तौर पे जब आप गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। तो ये पार्ट जो है ना ये मिसिंग था। इसी के साथ फिर हमने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया। ये भी कोड पहले नहीं था, ये दुनिया भर में बना हुआ है, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे, लुज़ैन, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे इन सब के हेड ऑफिसेज हैं इन ज़्यादातर खेलों के, तो वहाँ से हमने वो कोड ऑफ एथिक्स लिया है और वो हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी अगर किसी को शिकायत है नेपोटिज्म की, उसके कोई बच्चा जो है वो समझता है कि उसको मेरिट पर सिलेक्ट नहीं किया गया, किसी और को कर लिया गया है, वो हरासमेंट की या कुछ भी खेलों के मामले में, तो पूरा कोड है जो हमने अब इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, यू कैन कम एंड यू कैन कंप्लेन टू अस। उसके बाद फिर हमने एक पैनल ऑफ एडजुडिकेटर्स बनाया। ये जो एडजुडिकेटर्स हैं ये उस कंप्लेंट को एनालाइज करेंगे और एक ट्राइब्यूनल की तरह इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वो फैसला दे। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं इसके बाद, और हमारे जो एडजुडिकेटर्स हैं वो उसका फैसला करते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, उनकी अपील सुनते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। और हमारे सारे ये फैसले जो हैं, अगेन मैं कहूँगा फॉर द फर्स्ट टाइम हमने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। तो इससे पहले ये कोई निज़ाम इस किस्म का नहीं था। फिर सबसे एक और बड़ा मसला है वो इलेक्शंस का। ये अब मुझे बात कहते हुए अफसोस भी हो रहा है, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी कि ज़्यादातर इलेक्शंस जो हैं स्पोर्ट्स फेडरेशंस के वो पेपर पे होते थे। यानी एक मीटिंग सी बुलाई और उधर ही आपस में बैठ के तय कर लिया कि फलां सदर बन गया और फलां से, ठीक है जी, राइट। तो हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। ठीक, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा, जिस तरह आप इलेक्शन शेड्यूल जारी करते हैं, कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करते हैं, वोटर्स लिस्ट जारी करते हैं, उन पर फिर एतराज़ात लिए जाते हैं, उन एतराज़ात के ऊपर अगर अपीलें सुनी जाती हैं, फिर उसका इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला करता है। यानी जो एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए इलेक्शन का, और वो सारा हमारा, अगर आप इस वक्त भी वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारी फेडरेशन जिनका हमने इलेक्शन करवाया उनका पूरे का पूरा प्रोसीजर वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अगेन ये फर्स्ट हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मसाइल और जो बेहतरी के लिए तजावीज़ थी उन पर भी बात कर रहे थे। और सबसे बड़ा ये जो नया टैलेंट हंट प्रोग्राम है, इसका इनिशिएटिव जो लिया गया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की भी बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वैसे नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल जा रही पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बाद, यानी तशवीश होती है हमें, ये बांग्लादेश के साथ मुस्तकिल तीसरा टेस्ट मैच हार आपको पता है सीरीज शुरू होने से पहले आप क्या कह रहे थे कि ये सीरीज तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन वो देखे ना कि हमारे कप्तान शान मसूद भी कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद हमें जो है ना मौका मिल रहा है खेलने का, तो उनकी इस हवाले से भी गुफ्तगू करना जरूरी है। 104 रन से हराया है बांग्लादेश ने हमें पहला टेस्ट। देखते हैं अब दूसरे टेस्ट में क्या होगा। मुकम्मल कर ली है
जी फतूहात की पाकिस्तान को 104 रन से उन्होंने हराकर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ फतूहात की जो हैट्रिक है वो मुकम्मल कर ली है। इसी पर बात करते हैं, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, क्या बात करें क्रिकेट की, 268 का टारगेट था, हम बात यही कर रहे थे कि आसान तो नहीं होने वाला है, डेफिनेटली मुश्किल होगा, लेकिन ये तो नामुमकिन दिखाई दिया हमारी टीम को। बिल्कुल, और अफसोस की बात यह है कि पहले ऐसे होता था कि बांग्लादेश को बुला लो, अगर हार रहे हैं तो जीत जाएंगे। बांग्लादेश में पर हराए जी, हिस्ट्री में पहली बार हमसे सीरीज जीती, मैच जीता। अब उन्होंने जी, तो मुसलसल 3 शिकस्तें हो गई हैं बांग्लादेश के खिलाफ। ये एक सीरियस इशू की तरफ इशारा करता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, कि हम मुसलसल हार रहे हैं और अब बांग्लादेश जैसी टीमों से भी हार रहे हैं। एक की सोच चैंपियनशिप जीते, दूसरी तरफ हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, तो कैसे ख्वाब पूरा होगा। परफॉर्मेंस का मेयार बहुत तेजी से बेहतर बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस वक्त हम बहुत पीछे जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भी खास तौर पे। और चलें 268 रन बनाने नहीं थे आपको, तो एटलीस्ट ड्रॉ तो कर लेते। जो टीम 2 सेशन बैटिंग नहीं कर सकती वो क्या टेस्ट मैच जीतेगी, क्या टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी। तो बहुत ही अलार्मिंग साइन है ये सारे, जिस तरह की चीजें हमें नजर आई कि जो नए बच्चे हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो सीनियर प्लेयर थे वो तवक्कुआत पे पूरा ही नहीं उतर सके, और जिस तरह के गंदे शॉट खेलकर वो लोग आउट हुए, उसमें तो उन्हें मुस्तकिल टीम से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल। और कप्तान हमारे जो हैं वो अभी इस वक्त सवालिया निशान बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी टीम के कप्तान है, T20 टीम के कप्तान है या जो टेस्ट क्रिकेट के हैं। अच्छा, शान मसूद ये भी कहते हुए सुनाई दिए हमें कि 6 महीने के बाद हमें मौका मिल रहा है, तो क्या ये उज़र है जो उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है कि हमें इतनी क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती जिसकी वजह से हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं? देखिए, अगर मैं वहां पर होता तो मैं ये सवाल पूछता कि बांग्लादेश की टीम कितने अरसे बाद टेस्ट खेल रही है। बांग्लादेश की टीम हमसे ज्यादा वक्त के बाद टेस्ट मैच खेल रही है, 6.5 महीने हो चुके हैं उनको भी टेस्ट मैच खेले हुए। तो वो भी कहें यार हम तो 6.5 महीने बाद खेल रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, लेकिन अच्छी तो रही उनकी परफॉर्मेंस। ये तो उज़र होते हैं कोई सारे। और सलीम खालिद साहब, ये वही बांग्लादेश है जिसने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को उसी की सरजमीन पर वाइट वॉश किया था, और घर बुलाकर भी उन्होंने बस क्या कर दिया है। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ तो वाज़े हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट में अब ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। नहीं, देखिए, यही बांग्लादेश टीम दूसरों के खिलाफ खेलेगी तो आप देख लीजिएगा परफॉर्मेंस इसकी। हमारी परफॉर्मेंस का मेयार खराब हो रहा है, ये चीज साबित होती है इससे कि हमारे जो प्लेयर हैं, जिस तरह आप ये देखें, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो शान मसूद की कैप्टनसी में 14 में से जी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही। उसके अलावा अगर हम देखें बाकी भी, तो परफॉर्मेंस को इतनी खास हमें नजर नहीं आ रही है। हमारे रिजवान को देखें आप, कैचेस भी छोड़े, स्टंपिंग भी छोड़ी, और बैटिंग में पहली इनिंग में वो आउट हुए गंदा शॉट खेल के क्रूशियल लम्हे पे। दूसरी इनिंग में 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बंदे को भी पता कि कौन सी गेंद छोड़नी है, कौन सी गेंद खेलनी है। विकेट में आने वाली गेंद उन्होंने लेफ्ट कर दी और बोल्ड हो गए। हाँ। सऊद शकील को देखें, कितनी खराब परफॉर्मेंस है उनकी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप अगले मैच में तो सऊद को तो ड्रॉप कर देना चाहिए। बाबर आ रहे हैं तो बजाय कि अच्छा परफॉर्म करने वाले किसी यंगस्टर को बिठाएं, आपको सऊद को ड्रॉप करके बाबर को। शान मसूद के हवाले से क्या ख्याल आपका? दोनों इनिंग्स कैसी खेली आपने देखी? हार चुके हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, और उनकी अपनी इंडिविजुअल बैटिंग भी इस मैच में बहुत ही खराब रही। उनको चाहिए था कि एज अ कैप्टन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, बड़ी इनिंग खेलते, लेकिन दोनों इनिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस किया। और अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर टीम को तो मसाइल होंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस का बेसिक इशू है, टेक्निकलिटीज़ का इशू चल रहा है? बेसिक मसला आपको क्या लगता है कि क्या आ रहा है? जिस तरह से यंगस्टर्स की हम बात कर रहे थे, वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, जिनका डेब्यू था वो भी कर रहे हैं। अब्दुल्ला फजल जो है उनकी दूसरी 50 भी हो गई, 66 उनका स्कोर रहा, उन्होंने काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया टीम को इसके अंदर। लेकिन जो हमारे तजुर्बाकार क्रिकेटर्स हैं वो ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा मायूस किया। यंगस्टर तो जैसे अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया, इनिंग में उन्होंने 50 बनाई, अजान ने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई, लेकिन जो हमारे पुराने प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। उनको ये अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि किस बेस पे वो खेल रहे हैं। इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल रही है, अगर वो बांग्लादेश के बॉलर्स को नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के, अभी इंग्लैंड में सीरीज होनी है
तो वो जस्टिफाई कर देते हैं उनका कैसे ड्रॉप हम होना खेलेंगे वहाँ? टीम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सलीम भाई ये भी बताइएगा कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए तो इस टेस्ट टीम में से आप क्या तब्दीलियां लाएंगे, किसको बेंच पे बिठाएंगे और किसको खिलाएंगे? यार मुझे तो इख्तियार ना दें, क्योंकि मैं तो आधी टीम को बाहर कर दूंगा। बच्चों को खिलाने के देखिए, सीधी सीधी बात ये है ना कि जब हम परफॉर्म कर रहे नहीं रहे, राइट, हम लोग सीनियर्स के साथ हार रहे हैं, तो क्यों बच्चों को खिला के हारे? अगर अगले मैच के लिए आप मुझे सिलेक्शन के इख्तियार दें तो मैं तो गाजी गौरी को टीम में ले आऊंगा रिजवान की जगह, और खुरम को मैं खिलाऊंगा उस मैच में। बाबर की जगह मैं सऊद शकील को ड्रॉप कर दूंगा अगर मेरे पास इख्तियार हो, जो कि नहीं है। तो मैं तो एक इस तरह के चेंजेस करूंगा। जब हम हार रहे हैं सीनियर, क्यों ना हम यंगस्टर्स को खिला के हार जाएं? हारना ही अगर हमें है, क्या पता ये बच्चे सेट होके बाद में कुछ टीम के लिए करेंगे, तो इन सीनियर्स को खिला के रहते और हारते रहने का फायदा क्या है बताएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। कभी कुछ लम्हे पूरी जिंदगी से ज्यादा भारी हो जाते हैं और उन्हीं लम्हों में रिश्ते अपनी असल गहराई दिखाते हैं। और अब ऐसी ही एक कहानी अपने सबसे कर्बनाक और फैसलाकुन मोड़ पर है मिसेस एंड मिस्टर शमीम में। ये ड्रामा अब अपनी कहानी के एक इंतहाई जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां मोहब्बत, खौफ और कुर्बानी एक साथ सामने आ रहे हैं। आने वाली एक साथ में उमैना की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ उस उम्मीद के साथ जुड़ा एक गहरा खौफ। यही कश्मकश उसे एक मुश्किल फैसले के करीब ले आती है। और इसी दौरान शमीम अपनी बिगड़ती हुई सेहत के बावजूद उमैना के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हालात और भी संगीन होते चले जा रहे हैं। एक ऐसा साया जो उनके साथ गुजरते वक्त को महदूद करता जा रहा है, लेकिन उसी महदूद वक्त में उनके रिश्ते की गहराई एक नई बुलंदी को छूती नजर आती है, जहां मोहब्बत अपनी खालिस तरीन सूरत में सामने आती है। सबा कमर और नुमान एजाज की लाजवाब अदाकारी ने इस कहानी को और भी असरअंगेज बना दिया है। क्या ये रिश्ता इतनी आजमाइशों के बावजूद कायम रह पाएगा? क्या उमैना इस जुदाई के खौफ के साथ आगे बढ़ पाएगी? आइए कुछ झलकियां देखते हैं। जानने के लिए देखते रहिए मिसेज एंड मिस्टर शमीम हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।